दो रूल्स पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, n+l रूल और होन्स रूल, और यहीं पर हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक वाइंड अप होगा। तो आप लोग बोर्ड पर आ जाइए। हमारा आज का टॉपिक है जी n+l रूल। इट इज आल्सो कॉल्ड विज-वेजर रूल। बच्चों, पिछली क्लास में आपको बताया था कि ऑबाउ प्रिंसिपल ने हमें ऑर्बिटल्स की वो सीक्वेंस दी थी जिस सीक्वेंस में हम इलेक्ट्रॉन्स उसमें डालते हैं। इस मकसद के लिए ऑबाउ ने एक चार्ट हमें दिया था कि हमने तमाम ऑर्बिटल्स बनाने हैं और फिर उनको डायगोनली कट करना है। जो ऑर्बिटल पहले कट होगा वो इलेक्ट्रॉनों से पहले फिल होगा। लेकिन बच्चों, ऑबाउ प्रिंसिपल ने हमें कोई लॉजिक नहीं दी थी, हमें कोई रीज़न नहीं बताया था कि ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम या ज़्यादा क्यों होती है मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स की। ऑबाउ प्रिंसिपल हमें दो चीज़ें बताएगा, सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल्स एंड रीजन ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। तो बच्चों, जो नताइज ऑबाउ रूल से हासिल हुए थे बिल्कुल वही नताइज n+l रूल से भी हासिल होंगे, लेकिन फर्क यह है कि ऑबाउ रूल जो था वो बिल्कुल थ्योरेटिकल था और n+l रूल जो है वो लॉजिकल है। यानी बच्चों, आप लोगों को याद होगा मैंने आपको बताया था क्वांटम नंबर में एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल दो चीजों पर डिपेंड करती है। बुनियादी तौर पर एनर्जी n के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन n के साथ साथ l के ऊपर भी एनर्जी डिपेंड करती है। लेकिन बुनियादी फैक्टर n है एनर्जी का। तो n बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगी, l बढ़ेगा l की वैल्यू बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी। तो बच्चों, ये बात आप नोट करें, फिर मैं आपको इसका स्टेटमेंट पढ़ाता हूं। जल्दी से फटाफट इसको नोट कर लें। जी जनाब, अब मैं स्टेटमेंट आपको बता दूं। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ n+l रूल? गौर से सुनिए बच्चों, ऑर्बिटल्स with low n+l value will fill first। जी जनाब, अब आप समझिए बात। पहले वो ऑर्बिटल फिल होगा जिसके n+l की वैल्यू कम होगी। तो इसका मतलब है आपको तमाम ऑर्बिटल्स की n+l की वैल्यू निकालनी होगी। अगर आपको क्वांटम नंबर्स आते हैं तो आपको यकीनन ये निकालना आती होगी, अगर नहीं आती तो भी मैं आपको दोबारा समझा दूंगा बोर्ड के ऊपर। अब देखिए, गौर से सुन ले, पहले वो ऑर्बिटल फिल होगा जिसका n+l वैल्यू कम होगा, एंड आफ्टर दैट those orbitals with higher n+l वैल्यू, फिर उसके बाद वो ऑर्बिटल फिल होंगे जिनका n+l हायर होगा। यानी पहले लो n+l वैल्यू वाला ऑर्बिटल फिल होगा, फिर हायर n+l वाला ऑर्बिटल फिल होगा। जिसका n+l कम होगा ऑर्बिटल का उसकी एनर्जी कम होगी।
जिसका n प्लस एल हायर होगा उसकी एनर्जी हाई होगी। अब एक प्रॉब्लम है, बाद औकात ऐसा होगा कि दो ऑर्बिटल्स का n प्लस एल सेम आ जाएगा, फिर क्या होगा उधर सुनिए जी इस स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा। फॉर ऑर्बिटल्स with same n plus l value, for orbitals with same n plus l value, then that orbital fill first which have least n value। तो मैंने आपसे कहा था कि बुनियादी तौर पर n पर डिपेंड करती है एनर्जी। तो बच्चों वो ऑर्बिटल्स जिनका n प्लस एल सेम आ जाएगा तो वो ऑर्बिटल पहले भरेगा जिसका n का वैल्यू कम होगा। ये बच्चों जो है हमारा n प्लस एल रूल का स्टेटमेंट। अब मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं, पहले आप इसको कॉपी कर लें। जी जनाब, अब मैं इसको मिटा रहा हूं और आपको समझाता हूं। पेन छोड़ दीजिए, बोर्ड पे देखिए, अब बिल्कुल क्लियरली बोर्ड पे देखिए अटेंशन के साथ कि यार क्या करना है, किस तरीके से करना है ये रूल। अब मैं आपको मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स के लिए n प्लस एल वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले बच्चों मैं चार्ट बनाऊंगा एक, सबसे पहले सब शेल लिखूंगा, आप इसी तरीके से चार्ट बनाएंगे, सारे सब शेल्स लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे n का वैल्यू, फिर यहाँ पर लिखेंगे l का वैल्यू, और फिर यहाँ पर लिखेंगे n प्लस एल का वैल्यू। बच्चों सबसे पहला ऑर्बिटल होता है 1s। तो 1s के लिए 1s के लिए n का वैल्यू है 1, ये लिखा हुआ बेटा 1। ये जो शुरू में नंबर होता है ये n को जाहिर करता है और जो बाद में लेटर होता है वो l को जाहिर करता है। तो बच्चों s के लिए l की वैल्यू होती है 0। अब n प्लस एल कीजिए, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों n प्लस एल की वैल्यू सबसे लीस्ट होती है 1, इससे कम नहीं हो सकती। n प्लस एल की वैल्यू हमेशा होल नंबर में होती है। अब आप देखिए बच्चों 2s, n की वैल्यू 2 है और s के लिए l की वैल्यू 0 है। 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। तो 1 के बाद ऑर्बिटल का n प्लस एल आ गया 2। अब मुझको बताएं दोनों में से पहले कौन फिल होगा, 1s या 2s? कौन फिल होगा? 1s fills first, then 2s। वन एस पहले फिल होगा। अब आइए, अब आप हमें करके दिखाइए 3s 3p करके दिखाइए, इनके n प्लस एल की वैल्यू निकाल के दिखाइए। तो बच्चों 3s के लिए n की वैल्यू 3 प्लस 0, n3 है s0 है, 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4। जी कौन पहले फिल होगा? हाँ बेटा मैं देख रहा हूं, ठीक है। कौन पहले फिल होगा, 3s या 3p? तो 3s पहले फिल होगा, 3s fills first, then
देन 3p। अब देखिए, अब आया 3d और 4s। अब इनका n प्लस l निकालें। 3 प्लस 5 एंड 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। तो पहले कौन फिल होगा, 4s या 3d? 4s या 3d? यार जल्दी जल्दी आप बताएंगे तो मैं आगे जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा मैं यार। जैसे बहुत कुछ सही है बेटा, शाबाश। कहा जावे 3d कैसे होगा बेटा, पहले वो फिल होगा जिसका n प्लस l कम है। n प्लस l किसका कम है, 4s का। तो 4s फिल्स पीरियर टू 3d। हाँ कहा जावे बिल्कुल सही है, 3d बाद में होगा, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, शाबाश बेटा। तो ये है जनाब n प्लस l रूल आपके लिए। तो समझ में आ गई बात। अब घर के लिए होमवर्क सुनिए, हटो बेटा, घर के लिए होमवर्क सुनिए। यार ये बंद क्यों कर देती है फाइल ना। घर के लिए एक होमवर्क मैं दूंगा आपको बच्चों, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शेयर कराऊंगा। बच्चों तो 2p लिखना भूल गया मैं, तो 2p आप लिख लो। 2p लिखना भूल गया, 1s 2s फिर 2p। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। देखिए इस तरह से आपने चार्ट बनाना है। ये 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s पूरा 7p तक बनाना है आपने ये चार्ट। ये अपने पास आप नोट कर लें, ये कल आप मुझे दिखाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर बच्चों 2p मैं लिखना भूल गया था, 2p इधर आएगा बेटा, 2p 2 प्लस 1 3। तो 2p और 3s की दोनों की बेटा n की वैल्यू, n प्लस l की वैल्यू सेम है। तो 2p और 3s में पहले 2p फिल होगा क्योंकि उसका n का वैल्यू लीस्ट है। तो बच्चों अब आप नए सफ़े पर हेडिंग लगा लें हुंस रूल की, और यहीं पर बच्चों हमारी क्लास वाइंड अप होगी। हुंस रूल हमारा आखिरी रूल है। हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लिसिटी। बच्चों मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है फैलाव। मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है फैलाव। तो बच्चों हुंस रूल इलेक्ट्रॉनों के मैक्सिमम फैलाव का रूल है। ये रूल डील करता है किसको प्यारे बच्चों, ये रूल डील करता है
डीजनरेट ऑर्बिटल्स को, यानी उन ऑर्बिटल्स को जिनकी एनर्जी सेम होती है। डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स विद सेम L and N values, with same N and L values having same energy are called degenerate orbitals. तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स में जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो हुंस रूल फॉलो करेंगे। क्या है वो रूल, बताते हैं आपको। पहले आप देख लीजिए कि डीजनरेट ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं। बच्चों, डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं पी, डी और एफ। पी के अंदर 3 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, डी के अंदर 5 और एफ के अंदर 7 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये बात आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में भी बताई गई थी। तो बच्चों, जब पी में, डी में और एफ में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो हुंस रूल फॉलो करेंगे। ठीक है जी। अब इसका स्टेटमेंट आपको बताता हूं, लेकिन पहले आप इस बात को समझ लीजिए, फिर बात कीजिए कि भाई आगे चले या नहीं चले। डीजनरेट ऑर्बिटल्स पी, डी और एफ के होते हैं। पी में 3 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, तीनों की एनर्जी सेम होती है। डी में 5 होते हैं, एफ में 7 होते हैं। जी, स्टेटमेंट बताता हूं आपको जी इसको। बहुत आसान स्टेटमेंट। तो बच्चों, स्टेटमेंट लिखिए। स्टेटमेंट डेफिनेशन ऑफ हुंस रूल क्या है? व्हेन degenerate orbitals are available to electrons, when degenerate orbitals are available to electrons, then electrons occupy them, singly यानी अलग अलग। तो when degenerate orbitals are available to electrons occupy them singly with parallel spin. This is the first part of the statement. ये कॉपी करें जल्दी से, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। और आगे लेके ये दूसरा पार्ट है। द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स start when all degenerate orbitals are singly occupied. That is, spin gets opposite. Spin gets opposite when electrons pair up. After occupying singly,
आफ्टर ऑक्यूपाइंग सिंगली, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ हुनसुल। थोड़ा सा बड़ा है, दो पार्ट है इसके। अब ये बड़े आराम से समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो अब मैं एग्जाम्पल कराता हूं आपको, पहले आप इसको कॉपी कर लें, कॉपी कर लें पहले इसको। जब कॉपी कर लें तो मुझे बता दें जल्दी से, हरी अब टाइम कम है। ओके जी, लाए। एग्जाम्पल्स देखें जी। अब पहले तो आप इसका रीजन सुने कि इलेक्ट्रॉन्स अकेले अकेले क्यों रहना चाहते हैं। तो जवाब इसका सुनिए। हुन्स रूल किस चीज पर बेस करता है? हुन्स रूल बेस करता है रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। हुन्स रूल इज बेस्ड ऑन रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, और रिपल्जन की वजह से वो अलग अलग रहना चाहते हैं। अब आप बच्चों एग्जाम्पल देखिए जल्दी से। फर्ज करें हम लोग P में दो इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एटम की है 2p2। 2p2 का क्या मतलब है? 2p2 मतलब 2p2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स इन p सबशेल। प्यारे बच्चों, ये जो 2p2 लिखी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें हुन्स रूल वायलेट हो रहा है। अब ये हुन्स रूल क्या कहता है देखें बोर्ड पर, किस तरीके से हम इसको करेक्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, हम 3 बॉक्सेस बनाएंगे जो कि 2p के डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को जाहिर करेंगे। ये 3 ऑर्बिटल्स हैं बच्चों p के, जिनके नाम है 2px, 2py, 2pz। बच्चों आप चाहें तो इनकी जगह 3 सर्कल भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, इनके दरमियान गैप नहीं है, जिसका मतलब है कि इन तीनों की एनर्जी सेम है। हुन्स रूल के मुताबिक इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने इसमें डालना है, तो हम वो इस तरह डालेंगे कि हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा विद सेम स्पिन। तो 2p2 इस तरीके से डालेंगे जी कि 2px1 2py1 होगा। 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो आप 2pz में 0 लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखिए टोटल हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कितने हो गए? हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कितने हो गए? या फिर टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए जी? कितने हो गए जी बताइए, कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं? 2। प्यारे बच्चों, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स इक्वल्स टू वैलेंसी। ये वैलेंसी की डेफिनेशन है हुन्स रूल के मुताबिक। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स और टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आई है भाई। आपको मालूम है वैलेंसी केमिस्ट्री की कितनी इंपॉर्टेंट टर्म है। अब बच्चों मैं आपको नेक्स्ट इसी लिख के दिखाता हूं 2p3। 2p3 अगर किसी एटम के पास p में 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो हम कैसे डालेंगे? प्यारे बच्चों पहले एक हाफ फील्ड एक डीजेनरेट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, फिर दूसरे में एक डालेंगे और फिर तीसरे में एक डालेंगे। पेयरिंग नहीं कर सकते,
जोड़ा नहीं बना सकते डीजेनरेट ऑर्बिटल में जब तक तमाम डीजेनरेट ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाई ना हो जाए, एक एक इलेक्ट्रॉन उनमें ना हो जाए। अब आप देखिए बच्चों, तमाम ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो गए, तमाम ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो गए। बच्चों तमाम ऑर्बिटल्स अगर हाफ फिल्ड हो, सो दे आर वेरी स्टेबल। सो बच्चों कोई भी एटम जिसका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होगा वो ग्रुप 5a में पाया जाता है पीरियोडिक टेबल में, और उनके नाम है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। ये 5 एटम हैं जो कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स रखते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन है। आप सबको मालूम है कि नाइट्रोजन रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती बिकॉज इट इज स्टेबल ड्यू टू इट्स हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। अगर किसी एटम के पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है वो स्टेबल होगा, और अगर फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स है तो भी स्टेबल होगा। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर स्टेबल and half filled orbitals are present in group 5a। और अब बच्चों आप जल्दी से आखिरी एग्जांपल देखिए। 2p6 अगर हमें फिल करना हो तो कैसे करेंगे? प्यारे बच्चों सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे सब में। ओके बेटा, आई सॉ एक एक करके डालेंगे इलेक्ट्रॉन्स और फिर उसके बाद पेयरिंग करेंगे। तो ये देखिए, एक पेयर बना, एक पेयर बना और एक पेयर बना, टोटल 6 डाल लेते, सारे के सारे पेयर हो गए। इसको कहेंगे बच्चों फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। बच्चों दे आर आल्सो स्टेबल एंड दे आर प्रेजेंट इन ग्रुप 8a which are called noble gases, which are called noble gases, जिनके नाम है नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। इसके अलावा एक और भी है हीलियम, लेकिन हीलियम का वैलेंस शेल मुकम्मल तो है लेकिन 1s2 में, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। प्यारे बच्चों नोबेल गैस की वैलेंसी क्या बनी? बच्चों नोबेल गैस की वैलेंसी क्या बनी? कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं? कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं? 0। तो वैलेंसी क्या बनी? 0। तो भैया नोबेल गैसेस जो है वो स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। और बच्चों एक आखिरी एग्जांपल डी ऑर्बिटल की दूंगा, एक आखिरी एग्जांपल डी ऑर्बिटल की दूंगा, वो देखिए आप जल्दी से। फर्ज करें बच्चों हमें डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं, D5, 3D5। तो मैं क्या करूंगा बच्चों? 5 बॉक्सेस बना लूंगा या 5 सर्कल बना लूंगा। ये डी के 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं? DXY, DYZ, DXZ, dx स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ये डी ऑर्बिटल्स हैं जी, 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, और मुझे इनमें 5 इलेक्ट्रॉन डालने हैं। कैसे डालेंगे? सब में एक एक डालेंगे, एक 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 एक, 5 दफा एक। तो कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बने इसके? 5। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बने? 5। इम्तहान में लाजमी तौर पर एक ब्लैंक आती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डी के अंदर। अब अगर पेयरिंग स्टार्ट होगी तो वो D6 से होगी। तो अगर D6 होगा तो एक पेयर और एक पेयर बन जाएगा, D7 होगा एक पेयर बन जाएगा, एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो हुंस रूल के मुताबिक उस वक्त तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक कि तमाम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स एक एक इलेक्ट्रॉन से ना भर जाएं। जब तमाम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स एक एक इलेक्ट्रॉन से भर जाएंगे देन पेयरिंग स्टार्ट हो सकती है। और बच्चों मुझे एक बड़ी ऐसी बात याद आ रही है, अगर आप ध्यान में रखना चाहें। पेयरिंग इन पी
starts after Z equals to 7. P में पेयरिंग शुरू होगी एटॉमिक नंबर 7 के बाद। इसी तरह पेयरिंग D में शुरू होगी आफ्टर Z इक्वल्स टू 26। ये जो मैंने एलिमेंट लिखा है इसका एटॉमिक नंबर 25 होगा, क्योंकि D5 है, D6 होगी 26 से। तो ये ऐसी एक नॉलेज की बात है, अगर जहन में रख सको तो रख लो। तो बच्चों सिद्रा ये नॉलेज है बेटा, ये तो जब आप पढ़ेंगी तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि किस वक्त कहां से पेयरिंग स्टार्ट होगी। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ लेंगे सिद्रा तो ये सारी चीजें आपको खुद ब खुद पता चल जाएगी। सानिया, इफ यू राइट 2p2 it would be wrong. Always write 2p x1 2p y1. Now बच्चों we are going to start the most important topic, and that is the हेडिंग लगा लीजिए, असल टॉपिक जिसके लिए हमने ये 10-12 लेक्चर आपको दिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to 118। तो बच्चों तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का आगाज कर रहे हैं। तो पहला ईसी आपको लिख के दिखा रहे हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो बच्चों इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s1, या फिर बच्चों हम इस तरीके से लिख सकेंगे 1s1। इलेक्ट्रॉन को बच्चों स्पिन की सूरत में जाहिर करेंगे, या फिर बच्चों इस तरीके से लिख सकते हैं कि हम एक सर्कल बनाएंगे या बॉक्स बनाएंगे और उसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। तो बच्चों हाइड्रोजन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? एक। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हुई? 1। एटॉमिक नंबर 2 हीलियम का होता है बच्चों। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो ईसी ऑफ हीलियम इज 1s2। या फिर बच्चों 1s और फिर इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को हम एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज दिखाएंगे, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। यार बच्चों इस पूरी ईसी को 1s2 को लिखने का एक और तरीका यह है कि हम स्क्वायर ब्रैकेट में हीलियम लिख देंगे। इस ईसी को कहते हैं कोर ईसी। तो अगर हमें 1s2 को लिखना होगा तो हम उसकी जगह खाली स्क्वायर ब्रैकेट में हीलियम लिखकर शॉर्ट फॉर्म में काम चलाएंगे। अब बच्चों एटॉमिक नंबर 3 और आगे की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात पूछनी थी, हीलियम की वैलेंसी क्या होगी? हीलियम की वैलेंसी 0। बिल्कुल दुरुस्त, जबरदस्त, बिल्कुल दुरुस्त। एंड नाउ एटॉमिक नंबर 3। एटॉमिक नंबर 3 है बेटा लिथियम का। लिथियम की वैलेंसी है 3 और इसकी ईसी है जी 1s2 2s1। दिस इज द आउटर शेल। बच्चों आउटर शेल को अंडरलाइन कर देंगे, आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह बच्चों बेरिलियम की ईसी देखिए, Z इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन्स 1s2 2s2। दिस इज द वैलेंस शेल।
दूसरे तरीके से EC क्या होगी, हीलियम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में 1s2 की जगह और एक सर्कल बनाकर इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। इसी तरह यहां पर बच्चों ये बताइए बेरिलियम की वैलेंसी क्या नजर आ रही है आपको? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ बेरिलियम? जी क्या नजर आ रही है? 0। लेकिन बच्चों हम सबको पता है बेरिलियम की वैलेंसी क्या होती है? बेरिलियम की वैलेंसी 2 होती है। तो बच्चों कुछ एलिमेंट की वैलेंसी हुंस रूल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, इसको हुंस रूल एक्सप्लेन करेगा केमिकल बॉन्डिंग में। टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हमारा लास्ट टॉपिक है सेशन का। और अब आप देखिए मैं इस पे क्रॉस लगा रहा हूं कि इसकी EC हम आगे एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 4 में। एटॉमिक नंबर 5 है जी बोरोन का।